तो बिहार समग्र की जो पुस्तक है, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुकी हूँ, उसके पार्ट 2 के इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी लोगों का ब्राह्मण विद्यापीठ की तरफ से स्वागत करती हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इस तरीके से थंबनेल में या कैप्शन में डाल दूँगी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली और पहली क्लास में हम लोगों ने बिहार की जो लेंथ है और ब्रेथ है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है, इस पे क्लास को कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम लोग उसके आगे देखेंगे कि एरिया वाइज क्या पोजीशन होती है। मतलब भारत में जैसे 28 स्टेट हैं, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एरिया वाइज बिहार कौन से स्थान पे आता है। तो जो बिहार है वो 12वें स्थान पे आता है जब स्टेट की बात होती है। लेकिन जब यूटी को भी शामिल कर लिया जाता है, इस 28 स्टेट के अलावा जो 7 हम लोगों के पास यूनियन टेरिटरी है, उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये रैंक कितनी हो जाती है, 13। तो स्टेट वाइज जब देखा जाएगा तो 12वें स्थान पे आता है बिहार। और जब हम स्टेट वाइज यूटी को भी शामिल कर लेते हैं तो 13वें स्थान पे बिहार की रैंकिंग यहाँ पे आ जाती है। साक्षरता या लिटरेसी के आधार पे अगर देखा जाए, ठीक है, कि कितना पढ़ा लिखा है बिहार, लिटरेसी साक्षरता के आधार पे देखा जाए तो बिहार जो है 36वें स्थान पे आता है। सभी स्टेट और यूटी को मिला करके अगर देखा जाए तो बिहार जो है 36वें स्थान पे आता है। बहुत ही आप कह सकते हैं जो ये स्थान है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बिहार के नेबरिंग स्टेट या पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो बिहार के पास बहुत ज़्यादा पड़ोसी राज्य नहीं है, सिर्फ 3 ही पड़ोसी राज्य हैं। पहले तो झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। इनसे लगने वाली कौन कौन सी ज़िले हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर देश देखें तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी जो बॉर्डर है, वो बाउंड्री है, वो बिहार के साथ शेयर होती है, तो सिर्फ और सिर्फ नेपाल इस लिस्ट में है। अगर आगे देखें कौन सी रिवर है यहाँ पे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। तो रिवर में अगर हम लोग देखें तो जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले गंगा नदी आती है, जो कि बिहार को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर कोसी नदी आती है, फिर गंडक नदी आती है, फिर कमला और बागमती नदी आती है। इसके अलावा घाघरा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी आती है। तो ये बिहार की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी नदियां, लेकिन ये जो हैं महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल भी बनते हैं। अगर देखा जाए बिहार में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो इस मामले में भी बिहार में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जंगल नहीं है, बहुत कम लिस्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा हमें उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। WS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। NP मतलब नेशनल पार्क, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना थोड़ा, तो इसलिए। आगे हम लोग देखेंगे टोटल फॉरेस्ट लैंड कितना है, जंगल कितने क्षेत्र, तो टोटल कितने क्षेत्र पे जंगल है, तो 621.64 थाउजेंड हेक्टेयर लैंड पे जो है फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। इतनी ज़मीन पे जंगल पाए जाते हैं। कितनी एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए होती है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए कितनी ज़मीन रखी गई है, 16.44 हेक्टेयर। यहाँ क्या होता है, जैसे पशुओं को चराना, इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य यहाँ किए जाते हैं। कितनी रामसर वेटलैंड साइट है, तो रामसर वेटलैंड साइट हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो रामसर साइट एक है, क्या नाम है उसका, कुंवर या कुंवर लेक जो है इसके अंतर्गत आता है। ये कहाँ पे है, तो बेगूसराय ज़िला, जानते हैं ना बेगूसराय ज़िला, वहाँ पे है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कितनी ज़मीन में पानी लगा हुआ है, मतलब वाटर लॉक्ड, कितने एरिया पे वाटर लॉक्ड है, पानी के अंदर दलदली भूमि जिसे आप कह सकते हैं, कितनी भूमि वाटर लॉक्ड है। तो अगर आप लोग ये वाटर लॉक्ड ज़मीन को देखें तो 9,41,630 हेक्टेयर जो ज़मीन है
वो वाटर लॉक्ड है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितनी है, मैंने फॉरेस्ट लैंड बताया था इसके पहले, कितना था 621.64 थाउजेंड हेक्टेयर। वैसे ही अगर एरिया मतलब लंबाई चौड़ाई देख लिया जाए फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितनी है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो वो कितना होता है 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज, अगर हम लोग कितने एरिया पे फॉरेस्ट है अगर उसका परसेंटेज देखें तो फॉरेस्ट परसेंटेज मतलब अगर सीधा सीधा पूछ सकता है फॉरेस्ट परसेंटेज बताइए, तो 7.84% एरिया पे बिहार के अंतर्गत जंगल आते हैं। कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जंगल है, डिस्ट्रिक्ट में जंगल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप देखें तो कैमूर जो ज़िला है, कैमूर एक पहाड़ी ज़िला भी है जैसा कि आप जानते हैं, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा जंगल है। कहाँ पे सबसे कम जंगल है, तो सबसे लोवेस्ट अगर फॉरेस्ट देखें आप लोग तो शेखपुरा में है। अगर आप लोग इसकी नोट्स बना रहे हैं तो सब कुछ आप एज इट इज़ लिखिएगा, मेरी तरह नहीं, उसको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ शेखपुरा में सबसे कम जंगल है। सबसे जो ज़मीन से सबसे नीचे या सबसे कह सकते हैं सबसे जो सी लेवल जहाँ की हाइट जो है जिस ज़िले की वो कितनी है, एवरेज हाइट समुद्र तल से बिहार की कितनी ऊंचाई है, तो 173 फीट। ठीक है, 173 फीट, या मीटर में कह दें तो 52.73 मीटर, जो 173 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है बिहार की, और 52.73 मीटर जो है वो सी लेवल से उसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची पहाड़ी, तो सबसे ऊंची पहाड़ी मतलब पीक, तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सोमेश्वर। जी हाँ, बिहार में भी पहाड़ पाए जाते हैं, कहाँ है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, पर अभी जान लीजिए सोमेश्वर जो है वहाँ पे सबसे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, तो सोमेश्वर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सोमेश्वर जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है बिहार की। एनुअल रेनफॉल कितना होती है, बारिश, एनुअल रेनफॉल कितना होता है, तो एनुअल जो रेनफॉल है वो 780 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एंड एवरेज रेनफॉल कितना है, मतलब औसतन कितनी बारिश हो जाती है, तो एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 987.2 मिलीमीटर जो है वो बारिश एनुअल एवरेज रेनफॉल है। कितनी एरिया जो है बाढ़ के द्वारा प्रभावित है बिहार की, फ्लड बहुत बड़ी समस्या है बाढ़, तो कितनी एरिया जो है फ्लड इफ़ेक्टेड है, तो 68.8 लाख हेक्टेयर, 68.8 लाख हेक्टेयर जो है एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बिहार का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो किशनगंज है। किशनगंज क्या होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इधर होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट हॉटेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो गया, बिहार का जो गया ज़िला है वो टेम्परेचर वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे बिहार के गया ज़िला में होती है। अगर बिहार के क्लाइमेट की बात कर लें कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो चूँकि बारिश ठीक ठाक होती है इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वहाँ पे लाइव स्टॉक देख ले, मतलब जानवर कितने होते हैं, ठीक है, जिन्हें पाला जाता है, लाइव स्टॉक मतलब गाय, भेड़, बकरी, भैंस, तो जो लाइव स्टॉक है वो कितने हैं, तो उनकी आबादी 3.65 करोड़ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट बिहार के अंदर चलने वाला, तो बिहार के अंदर
अंतर्गत चलने वाला लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, मतलब नदी के ऊपर जो बांध वगैरह बनता है, कौन सा है? गंडक प्रोजेक्ट। गंडक नदी के ऊपर बनने वाला गंडक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा सल्फ़र प्रोडक्शन कहाँ होता है? सल्फ़र जो कि एक धातु होती है, ठीक है, तो वो सल्फ़र सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है? तो रोहतास ज़िले में। रोहतास ज़िले में सबसे ज़्यादा सल्फ़र का प्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व कहाँ है? जी हाँ, बिहार। ऐसा नहीं है सिर्फ कर्नाटक के कोलार में ही सोना पाया जाता है, बिहार के अंतर्गत भी सोना देखने को मिलता है। तो बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है सोना पाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो जमुई ज़िले में पाया जाता है, जमुई। अगर राज्य में लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे देखा जाए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो 27 EW, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। वहीं पे अगर सबसे शॉर्टेस्ट, ठीक है, सबसे शॉर्ट या स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की बात की जाए तो वो कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे 2727 A, जिसकी टोटल लंबाई है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, बिहार की कुल सड़कों में नेशनल हाईवे का क्या शेयर है? मतलब समझ लीजिए 100% सड़कें बिहार में जो हैं उसमें से कितनी % सड़कें जो हैं वो नेशनल हाईवे की हैं? तो 4.04%, बहुत कम सड़कें जो हैं वो नेशनल हाईवे की हैं। शेयर ऑफ स्टेट हाईवे, तो कितनी स्टेट हाईवे हैं? NH के अलावा स्टेट हाईवे का क्या परसेंटेज है? तो 2.1%, उससे भी कम। ठीक है, तो बिहार की स्टैटिक जो ज्योग्राफी होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगले क्लासेस में जो है हम लोग पॉलिटी को देखेंगे। मुझे तो ये लेक्चर आप लोगों का लेने में बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी और आप सभी इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बी मेक श्योर दैट कि आप नोट बनाएं, क्योंकि मैं इसका वापस रिवीजन कराऊंगी, टेस्ट कराऊंगी। रिवीजन कराते वक्त यदि आपके पास नोट नहीं होगी तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत होगी। एग्ज़ाम जो है वो आयोग के अनुसार 30 सितंबर को तय कर दिया गया है कि प्रीलिम्स 30 सितंबर को ही होगा। और जैसा कि आपको पता है 5 से 7 नवंबर के बीच में जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस 30 से 5 से 7 नवंबर के बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप श्योर हो कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो 30 सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो समय है वो आप मेंस पे फोकस कर सके। तो इसके लिए बेहतर होगा कि जुलाई एंड चल रही है और सिर्फ समझ लीजिए आपके पास 2 महीना गिना है, 2 महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है अभी, और सब्जेक्ट आपको पता है ये कितने हैं। तो क्यों ना जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे स्पेशल करंट है ना, स्टैटिक पोर्शन जैसे कि बिहार स्पेशल, फिर स्टैटिक पोर्शन में जैसे कि इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री, ये सब हम लोग धीरे धीरे स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। जैसे जैसे सितंबर नज़दीक आएगा उस वक्त रिवीजन, टेस्ट और करंट अफेयर, ये 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो स्ट्रैटेजी मेरे पास आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे BPSC की, और ये एक टारगेट बैच के रूप में मैं इसको एक इनिशिएट ली हूँ, एक शुरुआत की हूँ, और इसे 30 सितंबर के बाद ही मैं ख़त्म करूँगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।